अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिस्का कैंपस फ़ेज़ 8 एग्ज़ामिनेशन केमिस्ट्री का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और जो ग्रुप नंबर है वो ग्रुप बी केमिस्ट्री का ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। और इस पेपर के अंदर केमिस्ट्री की सेकंड हाफ बुक शामिल है जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 चैप्टर शामिल हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तकरीबन जितने प्रीवियस फेजेस हो चुके हुए हैं मोस्टली एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव आएंगे इंशाल्लाह बोर्ड में भी। यहाँ पे भी सिर्फ एक्सरसाइज के मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, लाइट और ऑल ऑफ दीज। तो तकरीबन तीनों का इफ़ेक्ट ये है कि इनके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रिएक्शन की स्पीड पर फ़र्क पड़ता है। लिहाजा डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ ऑर्बिटली फिक्स 0.0 वोल्ट। SHE से आप एब्रीवेट कर दें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट फोर्थ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो 5.85 प्रेजेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड क्यों हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि अगर यूरिया का और यहाँ पे इस ऑप्शन में ग्लूकोज है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है, जबकि सोडियम क्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है। जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस में बदल जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ पार्टिकल की तादाद सोल्यूशन में बढ़ जाएगी। लिहाजा इन दोनों सोल्यूशंस के मुकाबले में सोडियम क्लोराइड के अंदर पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो इसलिए ये ए ऑप्शन। 7 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है जी कि सेवरल स्टेप्स के अंदर अगर आप कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें नेट हीट चेंज जो है वो रिमेन सेम अगर रहे तो उस सूरत में ये हैसिस लॉ कहलाएगा। 6 ऑब्जेक्टिव है जी हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है, डाटा है। हम लोग यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का हम लगाएंगे फार्मूला KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, और उसके बाद फिर डाटा वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1.41 × 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, देन द वॉल्यूम ऑफ इन विच 1 ग्राम मोल यानी 1 मोल ऑफ इट इज़ डिजॉल्व। तो 1.8 डेसीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन। द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर में हैव वेपर प्रेशर तो मोर देन वाटर, क्योंकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है 78 वाटर के मुकाबले में, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। लिहाजा जब इसके सोल्यूशन का जो डिज़ोल्व करेंगे तो उस सूरत में वाटर से ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल। तो रिडक्शन अकर एट एनोड, बाकी तमाम चीज़ें ठीक हैं। एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, ओके। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड। तो ये तो करेक्ट जो है बी ऑप्शन। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, बी ऑप्शन। इफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन 2 हाफ सेल देन वोल्टेज ड्रॉप टू 0, क्योंकि गैल्वानिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज जो है वो सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, और अगर सॉल्ट ब्रिज ही ना हो तो नेट अकामुलेशन की वजह से आउटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करती, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट जी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। और एंजाइम्स यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज यूरेज। 14 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए ऑप्शन। कैलोरी इज इक्वल टू द 4.184 joule, सी ऑप्शन। For the given process, heat change at constant pressure QP and constant volume QV are related to each other. QP is always greater than QV. C option is correct.
नेक्स्ट है जी द pH ऑफ 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ aqueous solution ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2.7। न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे आप, pH का फार्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी ऑब्जेक्टिव के बाद है जी इस ग्रुप बी का हम सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर हम लोग देख सकते हैं और वो नॉर्मली बुक के अंदर आपको इजीली क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड एज बेसिक बफर। एक्चुअली बेसिक बफर उसको कहते हैं जो कि बनता है मोस्टली वीक बेस एंड साल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस हो और साल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसके मिक्सचर से। और पीएच जब मिक्स करेंगे तो पीएच सॉल्यूशन की जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी, तो आप उसको क्या कहेंगे, बेसिक बफर। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास वीक बेस है एंड साल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये यहाँ पर जो HCl का ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस जो है वो Cl नेगेटिव है, तो लिहाजा ये स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों को मिक्स करने से सॉल्यूशन की pH ग्रेटर देन 7 होगी और जो कि क्या कहलाएगी, बफर सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। मज़ीद जी इसमें देखते हैं ये सिंपल एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज ऑलवेज -57.5 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है एक्चुअली एसिड बेस को जब भी मिलाते हैं तो हीट इवॉल्व होती न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन में एक रिएक्शन हर एसिड बेस के दरमियान में जब भी होता है तो H पॉजिटिव आयन एसिड में से और OH नेगेटिव आयन बेस में से आपस में मिलके वाटर बनाते हैं और इनके आपस में मिलने से ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव के आपस में रिएक्ट करने से ही -57.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही होती। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हर एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हर एसिड ने H पॉजिटिव देना है और हर बेस ने OH नेगेटिव देना है। अब यहाँ पे अगर HCl आप एसिड स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, बेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में दोनों केसेस के अंदर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो सेम रहेगी क्योंकि बेसिक जो मेन रिएक्शन है वो सेम जा रहा है। मज़ीद जी क्वेश्चन जो इसमें समझने के लिए है, हीट और वर्क को डिफाइन करना है, ये दोनों ही फंडामेंटल वे हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के, हीट एंड वर्क। हीट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q, स्मॉल q, एंड वर्क इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w, और दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं हैं और हीट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है। पॉजिटिव उस वक्त होती है जब हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है और नेगेटिव उस वक्त होती है जब सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही होती है। वर्क भी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव रहेगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिटेल के साथ आप इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 3 के जो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं जी इसमें, व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूअस कर्व। तो चैप्टर नंबर जो है वो 9 में से है। तो डिसकंटिन्यूअस कर्व जो है एक कंटिन्यूस कर्व है, एक डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के अंदर हम लोग एग्जांपल ऐसे साल्ट्स हैं कि जिनको आप सॉल्युबल के सॉल्यूशन जब उनका आप तैयार प्रिपेयर करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और बाद साल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो सॉल्युबिलिटी कर्व जब ड्रा करते हैं टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान में, तो उस सूरत में शार्प कट्स अगर कर्व के अंदर आ जाएं तो वो डिसकंटिन्यूअस कर्व कहलाएंगे। मोस्टली हम लोग यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कैल्शियम क्लोराइड जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दो साल्ट्स को जब आप मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से अंदर वाटर वेपर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक शार्प कट आती है जहाँ पे एक नया साल्ट बनता है और सॉल्युबिलिटी फिर नए सिरे से इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ कर रही होती है। तो इसमें ग्राफ भी एलेबोरेट करेंगे, एग्जांपल्स भी बताएंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, कि आप जब रेडिएटर्स का समर के अंदर जो एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन है प्रोटेक्ट द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर, तो इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सोल्यूट के तौर पर अंदर डाल देते हैं हम वाटर में, जिसके अंदर ये फिर वर्क करती है एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो सल्यूट पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है और फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती है, जिसकी वजह से इन समर जो है वो एंटी फ्रीज प्रोटेक्ट द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर। चैप्टर नंबर 9 में से ही है मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो सिंपल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मोलैरिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मास इन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है जी। और मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर के कम ज़्यादा करने से चेंज नहीं होती, उसके मुकाबले में लिहाजा टेम्परेचर के चेंज करने से मोलैरिटी चेंज नहीं होगी। मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो वॉल्यूम इज दैट पैरामीटर विच इज चेंज बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, इसलिए मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। तो इसके फार्मूला भी लिखेंगे और डेफिनेशंस भी साथ सेपरेटली लिखेंगे। ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये ली शेड्यूल प्रिंसिपल के तहत ग्लूकोज का वाटर में डिज़ोल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी स्ट्रेस क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, तो ऐसी सूरत में अकॉर्डिंग टू ली शेड्यूल प्रिंसिपल एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अगर हों तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा और सॉल्युबिलिटी ग्लूकोज की बढ़ जाएगी। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं जी चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड 11 से, कि हाउ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, उनकी एक सीरीज़ है। तो वो हमें केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी में कैसे मदद करेगी। जो भी हमने गिल्वानिक सेल में एनोड कैथोड बनाएंगे, उसमें अगर एनोड और कैथोड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका सम किया जाए और टोटल वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा हो ऑफ ए गिल्वानिक सेल, तो उस सूरत के अंदर रिएक्शन फिजिबल है। और अगर वोल्टेज टोटल गिल्वानिक सेल के आपके नेगेटिव में आ रहे हों तो उस सूरत में रिएक्शन फिजिबल नहीं हो सकता। जैसे कि कॉपर और जिंक की एग्जांपल ली जाए, तो कॉपर को आप बना दें जो है वो जो है एनोड और जिंक को बना दें कैथोड, तो उस सूरत में रिएक्शन फिजिबल। मज़ीद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में से है एक्टिवेशन एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और साथ में इसका इफ़ेक्ट बताएंगे टेम्परेचर के बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती, कम हो जाती है। और सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में 8 चैप्टर और 10 का पेयर है, तो इसमें 8 में से न्यूमेरिकल है, तो 2 पेयर उनमें से हैं जी। दूसरा 7 में से जो यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफ़ाइन करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप मुकम्मल डायग्राम्स बना के इसको ड्राइव करेंगे, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। अच्छा जी, यहाँ पे है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई विच आर 2 कंडीशंस दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा वी बिकम इक्वल। तो ये मैंने क्लास में भी कई करवाया इसको अच्छे तरीके से, 2019 में पेपर में आया हुआ था। तो एक्चुअली डेल्टा एच और डेल्टा ई उस सूरत में इक्वल, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। और इन लिक्विड एंड सोल्यूशन फेस ये 2 कंडीशन है। अगर आपके पास कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है या किसी चीज़ का सोल्यूशन है, तो अगर आपका कुछ ऐसा सिस्टम है या सोल्यूशन बना हुआ है या कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है सिस्टम, तो उस सूरत में हीट के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इन लिक्विड और सोल्यूशन फेज वॉल्यूम इज चेंज इज निग्लिजिबल बाय चेंजिंग द हीट या इंक्रीजिंग द हीट। तो उस सूरत में आप यूँ कहेंगे कि जब वॉल्यूम चेंज नहीं है, डेल्टा वी की वैल्यू 0, तो वो पुट करने से डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के। तो ये मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे। बहुत शुक्रिया।